Hello बच्चों, welcome to the Boom Academy. We are going to start new lecture of our series Code for Board that is mainly dedicated for Gauss theorem and its application. आज का जो हमारा लेक्चर है वो गॉस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग के लिए डेडिकेटेड है। इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड डेरिवेशंस जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स थी, सबसे ज़्यादा अपकमिंग प्रॉब्लम्स थी, जिन्हें हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, वो सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया था। आज सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स गॉस थ्योरम और उसके अनुप्रयोग से देखने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप शेयर कर दिया करिए ताकि जो फी अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। हमें यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताना है और उसका फॉर्मूला भी राइट डाउन करना है क्योंकि हमसे बोला गया है। देखिए, पहले आपको मालूम चाहिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। ये वैद्युत तो आपने सुना होगा, लेकिन ये फ्लक्स जो है पहली बार आपकी लाइफ में आया होगा इस समय। ये फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स जो है ये लैटिन, एक ग्रीस देश है, उसमें से लैटिन लैंग्वेज चलती है, उस लैटिन का शब्द है फ्लक्स। और इसका मायने क्या होता है फ्लक्स का मायने होता है टू फ्लो, किसी चीज का बहना। जैसे आप लोग देखोगे पानी बहता है तो उसे क्या बोलते हैं? पानी का फ्लक्स जा रहा है, ठीक, ये बोल सकते हैं वर्ड। और जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मीन्स वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो जिस गिवन दिए हुए एरिया से जिससे फ्लो करेंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स जा रहा है हमारा वैद्युत फ्लक्स, ठीक। देखिए, वैद्युत फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये मालूम होना चाहिए आपको। उससे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने एक वर्ड यूज किया है अभी अभी, एरिया पे डिपेंड करेगा आपका। जैसे मान लीजिए वैद्युत फ्लक्स है, ये मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, ये क्या है हमारी फील्ड लाइंस, ये वैद्युत बल रेखाएं, इन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये वैद्युत बल रेखाएं जिस एरिया से निकल रही हैं, ये एरिया पे मैटर करेगा। भाई ज्यादा बड़ा एरिया ले लेंगे तो क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलने लगेंगी, और यहीं पर अगर कम एरिया है तो वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेंगी। और दूसरी किस चीज पे डिपेंड करेंगी? ये जो लाइंस हैं ये कितनी निकल रही हैं, मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है इस पर डिपेंड करेगी। ये किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाएं हैं ये भी ज्यादा होंगी, और ये अगर एरिया ए है ये ज्यादा कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप क्या होगा? घटे बढ़ेगा। इसके बाद तीसरी एक क्वांटिटी आती है जिस पे डिपेंड करते हैं ये लोग, क्या है ये? थीटा। ये तीनों ई, ए और थीटा किस प्रकार से रिलेटेड हैं, इन्हें हम अगर कंबाइन करके लिख देते हैं तो वही हमारा जो फ्लक्स का फार्मूला है, यहाँ पर बोला गया है आवश्यक आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो इनसे फार्मूला आ जाता है, जिसे हम फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो इसे फाई इक्वल टू लिख देंगे, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये इस प्रकार से लिंक्ड है, ठीक। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हम लोग देख रहे हैं अगर एरिया बढ़ेगा हमारा तो फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। एरिया आप बढ़ा दीजिए, फ्लक्स बढ़ जाएगा। ऐसे मान लीजिए फील्ड लाइन्स हैं, और ये फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए आप, या तो भी क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है बढ़ जाएगा। और ये एंगल ई और ए के बीच का एंगल क्या है, ये इस प्रकार से इनसे रिलेटेड है, ठीक। हमारा जो कैलकुलेशंस है, फार्मूला जिसे हम लोग देते हैं, वो इस प्रकार से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और इसका दूसरा तरीका जो लिखने का है वो ये है, ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए या ए वेक्टर, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में। और आप लोग जानते होंगे किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट हटाना है तो कैसे हटाते हैं? ई ए कॉस थीटा कर देंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा। इसे हम लोग ऐसे डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा एक फार्मूला है, या इसका किसी भी इस फॉर्मेट में आप लोग चेंज करना जानते होंगे, इतना वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे। आप समझ गए होंगे इसे कैसे लिखा जा सकता है। और इसकी जो थ्योरी की बात कर सकते हैं वो क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है? वैद्युत फ्लक्स किसी दिए हुए क्षेत्रफल से कितनी नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो गुजर रही हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। मीन्स
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की काउंटिंग क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की काउंटिंग या गिनती, वैद्युत बल रेखाओं की गणना वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में इसे आप इतने में बोल सकते हैं, ठीक है। और स्टोरी आप इससे आगे पीछे जो जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। पहले क्या है, सबसे पहले मेन क्या बोलना है आपको, जैसे लिखना है, ये जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है ये लैटिन वर्ड का लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है फ्लक्स का। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, किसी चीज का बहना। फ्लक्स का मतलब होता है, ये जो फ्लक्स लिखा है आपका, ये फ्लक्स ऐसे लिखो, या इसे को आप क्या लिखें, एफएलयूएक्स फ्लक्स। इसका मतलब क्या होता है, टू फ्लो। टू फ्लो मीन्स बहना, किसी चीज का बहाव, किसी भी चीज का बहना। अब ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप किसका बहना देख रहे हैं। पानी का बोलेंगे तो पानी का फ्लक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोग क्लास से बाहर निकलते हैं तो क्लास से किसी दरवाजे से पास होते हैं ना, आप बाहर निकलते हैं। जब किसी दरवाजे से, जैसे क्लासरूम के दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो उस समय हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का फ्लक्स जा रहा है। वहां पर स्टूडेंट एक गिवन एरिया से, दरवाजा जो आपका गिवन एरिया है वहीं से निकल सकते हैं, ये थोड़ी ना कि कहीं से भी निकल जाएंगे। एक दिए हुए एरिया से निकलते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स का फ्लक्स जा रहा है। पानी जो होता है हमारा किसी पाइप से जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर, पानी का फ्लक्स जा रहा है। यहाँ पर फील्ड लाइंस जिस दिए हुए एरिया से पास करती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स जा रहा है। आप समझ गए होंगे इजिली। और देखिए इससे रिलेटेड क्या बोला है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, परिभाषा मैंने बता दी। अब मात्रक लिखिए, मात्रक क्या होता है। मात्रक देखिए, फाई जो होता है इसका मात्रक हम लोग कैसे दे सकते हैं, फाई का मात्रक लिखना है हमें। तो चलिए मात्रक देख लेते हैं हम लोग। फाई, ये जो फार्मूला है आपके पास यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। फाई इक्वल टू ई, सॉरी, फाई इक्वल टू ई ए। अब देखिए मात्रक देखना है यहाँ पर, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं देखे कुछ भी, हम लोग सिंपली ई का मात्रक क्या होगा यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं फाई का मात्रक इक्वल टू ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होगा इंटू ए का मात्रक। ई का मात्रक क्या है, ई का मात्रक आप जानते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और भी होते हैं न्यूटन पर कूलम, ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यूज कर लेते हैं यहाँ पर। और एक देखिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो इसे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर। फाई का मात्रक क्या आ जाएगा आपका, फाई का मात्रक जो आएगा वो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ठीक, मीटर आपका ये भी आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र निगमित कीजिए। ये आपको 2018 में आया था। सो देखिए वैद्युत सूत्र का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत सूत्र देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे देख लिया है, क्या है, फाई इक्वल टू ई ए। सो यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं फाई इक्वल टू ई ए। फाई इक्वल टू ई ए, इसका मात्रक डायमेंशनल फार्मूला निकाला, बीमीय सूत्र। सो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, फाई का बीमा निकालना है ना, तो ई का बीमा यहाँ लिखेंगे, फाई का बीमा यहाँ लिखेंगे, ई का बीमा डायमेंशनल फार्मूला इनटू ई का बीमा या बीमीय सूत्र एक चीज है, ठीक है, बीमीय सूत्र या बीमा। सो देखिए आप लोग ई का बीमा डायमेंशनल फार्मूला क्या जानते हैं, ई का वोल्ट पर मीटर, अभी अभी देखा था ना, वोल्ट पर मीटर को तो हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक। सो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट का बी का बीमा अपान मीटर यानी लेंथ का, मीटर डायरेक्ट लिख दूं, एल मीटर एल इंटू ई का, वन सेकेंड ए है यहाँ पर। सो ए का क्या होगा, एल स्क्वायर, एरिया स्क्वायर हो जाएगा। वी का देखना पड़ेगा आपको, वोल्ट। सो वी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, वी बराबर डब्लू अपान क्यू, दैट इज डब्लू का एम एल टू टी की पावर माइनस टू
अपान क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा ए टी। तो यहाँ से बी का जो डायमेंशन है यहाँ पर पुट कर दीजिए, सो आपका आ जाएगा ml/2t⁻²। डायमेंशन हरदम किसमें, बड़े ब्रैकेट में इस टाइप से रखते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। और ये l² आ जाएगा, और ये नीचे क्या रहेगा 80। अब इसे एक साथ कर लेते हैं। सो m और यहाँ से l और ये l³ आ जाएगा, यहाँ से l³, ये एक l यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, l³ आ जाएगा। और यहाँ पर t (⁻³ एंड a (⁻1), ये आ जाएगा आपके पास फाई का बीमा, फाई का बीमा, फाई का बीमा। ठीक, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं कहीं भी, बस थोड़ी से आपको छोटे छोटे फार्मूले जो है वो याद होना चाहिए। ये B=W/Q, ये डिफिनीशन मैंने पोटेंशियल की जो डिफिनीशन होती है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस r तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। सो मैं इसे पोटेंशियल की यहाँ पर डिफिनीशन का यूज करके डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक, सो ये आपको क्लियर हो गया, डायमेंशनल फार्मूला जो था ये आ गया। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E 2I+3J-4 के वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A दैट इज 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की सिंपल फार्मूला यूज करना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको, φ=E.A, यही वाला यूज कर लीजिए फार्मूला। सो φ=E.A यूज कर लेते हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, देख लीजिए आपके सामने 3 बार आ चुका है, सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। सो हम लोग φ क्या जानते हैं, φ=E.A। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E का वेक्टर जो गिवन है उसे राइट डाउन कर लेते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है, 2i + 3j -4k। ये आपका डॉट कितना है A वेक्टर की जगह में क्या है, देखिए i j k, जे बस गिवन है। सो i इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सब, i j + 0k, ये राइट डाउन कर सकते हैं। और आप जानते होंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये डॉट लेना जानते होंगे दो वेक्टर्स का। सो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और किसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 ये सब आप जानते होंगे, बशर्ते मैं एक बार आपके लिए बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। सो देखिए इसके लिए क्या होगा, ये जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना, ई डी ए इक्वल टू ई डॉट डी इक्वल टू क्या होता है, ई मॉड और ए मॉड कॉस थीटा। कॉस थीटा इनके बीच का जो एंगल होगा वो रखा जाएगा, लेकिन हम लोग एक जानते हैं ये हमारा क्या है, एक्स वाई और ये जेड है। सो इधर क्या होता है, आई यूनिट कैप, जे यूनिट, यहाँ पर के कैप, ठीक है। और ये आई जे के जो होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। अब देखिए इनके बीच का परस्पर जो इनके बीच का एंगल है वो हरदम क्या रहता है, 90 रहता है। तो डॉट प्रोडक्ट जब इसका लिखेंगे आई जे का, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 90 टर्म आ जाएगा। कॉस अगर 90 आ रहा है तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए सभी का 0 हो जाता है। इतना आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार। सो देखिए नेक्स्ट इसे कैसे लिखेंगे, इन्हें करवा देते हैं। 0 + 24 जे का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं, और प्लस 0। सो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 24 वोल्ट मीटर, फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए हमसे कोई घन यानी क्यूब बोला गया है, उस क्यूब के सेंटर पर एक 1 कूलाम का चार्ज रखा गया है, उससे के एक फलक यानी एक साइड से एक फेज से कितना हमारा फ्लक्स पास होगा वो बताना है। सो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये देखिए मान लीजिए हमारा कोई क्यूब है, ठीक, ये आप इसे एक क्यूब कंसीडर कर लीजिए, क्यूब बना देता हूँ।
ये आपके पास कोई क्यूब है, अब इस क्यूब के सेंटर पर रखा है यहाँ पर कोई चार्ज क्यूब, ठीक। अब इस क्यूब से आप समझ रहे होंगे, इससे जो चार्ज निकलेगा 3D में निकलता है चार्ज, ठीक है। आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं क्यू यहाँ पर बना करके बता देता हूँ। इससे जो फील्ड लाइंस जो होती हैं, चार्ज नहीं फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, जिन्हें वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ये ऐसे निकलती हैं और ये 3D में निकलती हैं। 3D का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, 3D का मतलब यहाँ से समझिए, देखिए ये है, इसमें से यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से सभी जगह से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, 3D में निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ऐसे निकलेंगी, ठीक है। ऐसे चारों तरफ निकलती हैं, पीछे भी निकलती हैं, ऊपर भी निकलती हैं, ठीक है। सो इससे भी सेम ऐसे ही निकलेंगी जैसे इससे निकल रही हैं। अब देखिए अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे निकलती हैं तो देखिए यहाँ पर जब चारों तरफ से बंद है, सो इसमें से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेंगी, क्योंकि सिमेट्री है, सेंटर पे रखा है, क्यूब है, सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर जो एक फेस से यहाँ पर निकलने वाली फील्ड लाइंस हैं वो सभी फेस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक। अगर सभी फेस में इक्वल हैं, यानी आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज से जो हमारा टोटल फ्लक्स निकलता है वो कितना होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आप नहीं जानते होंगे तो अभी थ्योरम आ जाएगी, मैं वहां पर बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आ गए हैं तो इसे थोड़ी से देख लेते हैं, आगे आपको डिटेल में जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। सो देखिए फ्लक्स अगर टोटल से कितना निकलता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ जो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, समान अमाउंट में, समान अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने लोगों के बीच में इसे बंटना है, 1 2 3 4 5 6 फेजेस। ये एक पीछे है, यहाँ पर 3 4 इधर हो गया, 5 इधर, 6 नीचे, ये 6 हो गया, ठीक है। सो 6 फेजेस में ये बढ़ जाएगा। अगर 6 फेज में बांट रहे हैं तो इसमें से एक फेज से जो निकलने वाला हमारा फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1, एक फलक से निकलने वाला, लिखता भी जाऊं, निकलने वाला फ्लक्स, ठीक। निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई डैश इक्वल टू फाई बाई 6। ये टोटल मीन्स टोटल फ्लक्स है, संबद्ध मीन्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज क्यू चार्ज से लिंकेज जो टोटल हमारा फ्लक्स है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो एक फ्लक्स से निकलेगा फ्लक्स वो कितना है, क्यू बाई 5/6। सो 5 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू लिख देते हैं, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर क्यू इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 1 कूलम। सो यहाँ पर पुट करते हैं 1/6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, 8.8510 पावर -12। इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1.8810 पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा वैल्यू आ जाता है फ्लक्स जो एक फेज से निकलता है इस क्यूब से। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है ये हमें बताना है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आई नेक्स्ट ईयर में है, वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की वैद्युतशीलता है। ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम्स नीचे गिवन है, आप देख सकते हैं, रीड डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, वो क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ तक ये देखेंगे आप कि जो हमारी गॉस थ्योरम है उसी का सेम डिक्टिव स्टेटमेंट ही यहाँ पर छापा गया है, वो स्टेटमेंट प्रूफ करना है। सो देखिए स्टेटमेंट मैं आपको राइट डाउन नहीं करूंगा, ये स्टेटमेंट ही आपको 2-3 बार प्रॉब्लम पढ़ लेना है तो यही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो देखिए अब जो हमें प्रूफ करना है वो मैथमेटिकली प्रूफ करना है। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए यहाँ पर स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पर प्रूफ कर लेते हैं। सो देखिए हम लोग यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन ड्रा कर ले रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए।
ये हमारी लाइन है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एरिया ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एरिया लेना है आपको। मैं एक ऐसा सरफेस एरिया मान ले रहा हूँ। ये सरफेस एरिया किससे, ये एक कोई चार्ज है, कोई चार्ज उसे पॉइंट, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ पॉइंट ओ मान लेते हैं, इससे इनक्लोज करता हुआ एक हमने एक एरिया ले लिया। अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है कोई सा भी हो, क्योंकि हम इसे अभी जस्ट इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा सरफेस एरिया। सो यहाँ से यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा एलिमेंट देखते हैं इस पर, डी ए एलिमेंटल एरिया, ये है आपके पास एलिमेंटल एरिया, इसे हम लोग डी ए से डिनोट करते रहें। 1 सेकेंड, एलिमेंटल एरिया डी ए है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डी ए किस डायरेक्शन में होगा ये आपको देखना है। यहाँ पर खास बात यहाँ पर ये है, सो डी ए की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप जानते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पर कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव चार्ज ही मानते हैं, इससे अवे होती है। सो इससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर कैसे होगी, ऐसे यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करें तो लाइंस, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, इस वाले एरिया को देखिए, एरिया जो एरिया वेक्टर होता है वो हमारा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, सरफेस से किधर होता है, परपेंडिकुलर। जो इसका ये हमारा ये सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यहाँ पर डी ए एरिया वेक्टर कैसे है, ये है, इसके बीच का एंगल कितना है, मानते हैं हम थीटा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, डी ए मैंने लिख दिया, ई लिख दिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए जो एलिमेंटल एरिया है, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमेंटल एरिया। इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंटल एरिया को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके जब आप आगे क्लासों में जाएंगे उसमें हेल्प करेगी, और हिंदी जो है ये आपको कनेक्ट करने के लिए है, ठीक। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ाता हूँ उसी हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिजिक्स में, या किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए या मेडिकल के लिए आप अगर जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ईजी रहेगा तैयारी करने के लिए, ठीक। सो देखिए ई और ए के बीच के एंगल क्या है, यहाँ पर हमारा थीटा है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर है, ये देखिए इस वाले को क्या कर सकता हूँ मैं, इससे जो है इस वाले का एरिया देखिए, ये पूरा इस वाले का एरिया हमारा कितना गिवन है, ये एरिया जो गिवन है डी ए गिवन है। अब इसे अगर मैं ऐसे 1 सेकेंड दूसरा कलर लेना पड़ेगा यहाँ पर ताकि आपको दिख जाए इसी। सो यहाँ पर जो कलर यूज करें वो ऐसे, ये वाला एरिया हमारा लीजिए, यहाँ पर इसके बीच का एंगल देखें कितना आएगा, 1 सेकेंड गलत डायरेक्शन में ले लिया है हमने, इसे ऐसे नहीं ये डायरेक्शन में आएगा, 1 सेकेंड, ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। ये देखिए ये ओरिजिनल एरिया, ये वाला एंगल कंपोनेंट आ रहा है, इस वाले का एरिया देखेंगे आप तो ये वाले की ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आएगा, जो कि क्या होगा, इस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे ए डैश, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए डैश इक्वल टू क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। ये भैया डी ए है, इसका कंपोनेंट लेंगे कॉस में, ये थीटा से संलग्न है, कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए डैश की जो डायरेक्शन है वो सेम आ जाएगी, ठीक। अब देखिए इतना चीजें आपको मालूम चल गया। अब इसके बाद आप डिफिनीशन क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, फाई। फाई यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, अभी इसके लिए यूज करेंगे, इतने सिर्फ एरिया के लिए। और यहाँ पर ये मानिए आपका जो घन कोण है जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं वो ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा, इसी को घन कोण या सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये घन कोण कितना है आपका, ये यहाँ पर इतना है, इसे घन कोण को ही क्या करेंगे, सम कर लेंगे। अभी चलिए देखिए पहले फ्लक्स देखते हैं, डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई, देखिए ई कोई चेंज नहीं हो रहा है, ई यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, ई डी ए, ई डॉट डी ए, ये डॉट प्रोडक्ट हटा रहे हैं तो डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई मॉड डी ए मॉड कॉस, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, डी ए। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो एरिया है वो डी ए डैश लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, ये एरिया जो है डी ए डैश लेना है, डी ए डैश और ई के बीच का एंगल कितना है, डी ए डैश और ई के बीच का एंगल क्या है, 0।
ये आपको एक चीज़ यहाँ पर फोकस करना है। मैं थोड़ी सी 1 मिनट टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ही कंफ्यूजन होगा। अगर ये आपको आ गया तो आगे क्या है, सिंपल मैथ है, बस यहाँ पर ही समझना है आपको। हम लोग क्या करिए, डी ए मीन्स डी ए डैश और ई के बीच का एंगल क्या ले रहे हैं, 0। क्यों ले रहे हैं ये देखिए, आपने यहाँ पर डी ए का कंपोनेंट क्या लिया, डी ए डैश बोला, डी ए कॉस थीटा और ई, इसे मैंने ऐसे राइट डाउन कर लिया। अब देखिए इसे डी फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ई की जगह पर पॉइंट चार्ज के लिए जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला लेक्चर, जो पहला लेक्चर है हमारा, उसे जाकर के पहले पढ़ लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो है वो आर ले रहे हैं, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर। तो पॉइंट चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए डैश है ना, ये डी ए डैश का यहाँ पर वैल्यू कितना है, डी ए कॉस थीटा। ये 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। यहाँ पर क्या बचेगा, डी ए डैश और कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, देखिए अभी तक जो हमने निकाला है वो फ्लक्स निकाला है इस एरिया से, एलिमेंटल एरिया से। यहाँ पर लिख दीजिए फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव से, फल अवयव के कारण ये आया आपका। अब संपूर्ण एरिया के कारण फ्लक्स ड्यू टू, या संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण क्या होगा, इंटीग्रेट कर लेना है, सिंपल। कुछ तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ना, मैथ में क्यों पढ़ते हैं, थोड़ी इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए डैश। ये चीज़ ये देखिए, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिए मैं इसे कैसे यूज कर रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसे यहाँ से अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इसे यहाँ से यहाँ राइट डाउन करते हैं और एक बॉर्डर लाइन यहाँ पर और ड्रा कर लेते हैं, ताकि स्पेस अगर जरूरत पड़े तो हमारे लिए स्पेस पड़ा रहे। तो देखिए फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये भैया जू टी फाई क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा जो इससे निकल रहा होगा, इस हमारे इनक्लोज सरफेस से। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक ये क्लोज इंटीग्रल भी लगाते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसे बिंदी का मतलब क्या हो गया, ये क्लोज इंटीग्रल है। इस बिंदी का मतलब क्या हो गया, इस क्लोज जो हमारी सरफेस है वो बाउंडेड है, ठीक, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाई इक्वल टू नेट फाई आ जाए, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स ये भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, और बचा क्या, डी ए डैश का वैल्यू क्या है, ये है डी ए डैश का वैल्यू मैंने पहले यहाँ पर निकला रखा था, दैट इज डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आ गया आपका। सो फाई टोटल या फाई नेट के क्यू इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये क्या होता है ये आपको समझना है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब कुछ नहीं बचा आपके लिए। ये क्या है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल क्या है, सॉलिड एंगल की डिफिनीशन है। क्या है, सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण। घन कोण की डिफिनीशन क्या होती है, घन कोण की जैसे जो हमारा प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल इक्वल टू क्या जानते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ऐसे जो होता है हमारा ओमेगा इक्वल टू होता है, आर्क नहीं होता यहाँ पर होता है आपका एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया अपान आर स्क्वायर, ये होता है डिफिनीशन ऑफ सॉलिड एंगल। सो यहाँ पर जो एरिया है हमारे पास वो क्या है, इसका एरिया क्या है, डी ए डैश। देखिए इसका एरिया नीचे वाले को जो ब्लैक से मैंने किया है, इसका एरिया क्या है, ये डी ए डैश। सो यहाँ पर सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया डी ए डैश की जगह कॉस थीटा लिख दे रहा हूँ अपान आर स्क्वायर। आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस रख देना है, तो आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा सॉलिड एंगल है, ठीक है। अब कोई सॉलिड एंगल जो होता है किसी क्लोज सरफेस से, मीन्स कोई भी क्लोज सरफेस हो उससे जो परिबद्ध, उससे जो इनक्लोज्ड हमारा सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई, ठीक। ये आपको मालूम होगा सॉलिड एंगल क्या होता है, 4 पाई। सो इसका एंगल की इक्वल टू अगर इसका सम कर लेते हैं, एंगल पूरा सरफेस का ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 4 पाई।
ये बस ध्यान रखना है। सो यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ क्या, इसकी जगह पे सम 4 पाई। 4 पाई क्यों, बिकॉज घन कोण से, घन कोण डिफिनीशन या परिभाषा से, परिभाषा से घन कोण की परिभाषा यूज किया। जैसे मैं लिख रहा हूं बिकॉज, ऐसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे इस टाइप से लिखा हुआ देख लिया आपको एग्जामिनर ने जैसे लिखा है मैंने, तो तुरंत मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। सो देखिए परिभाषा से, अब देखिए 5 टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 टोटल इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जो स्टेटमेंट हमारा गिवन था वो स्टेटमेंट आ गया यहाँ पर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैं एक पेज मूव करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये सिद्ध करना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का Q का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। और जो एप्सिलॉन नॉट वर्ड है वो हमारा फ्री स्पेस की वैद्युतशीलता है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं इसे। सो आपको क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, जो यहाँ पर एरिया लेना है ये मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया, आपको बार बार रिपीट करके देख लेना है। सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। कूलाम के नियम का निगमन करना है। सो चलिए निगमन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ताकि ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें गॉस के नियम का यूज करना है ना, हमें गॉस की प्रमेय का। सो इसके लिए क्या करते हैं, कोई चार्ज रखते हैं यहाँ पर, कोई मान लेते हैं कोई पॉइंट है ओ, इस पॉइंट ओ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, इससे आर दूरी पर, यहाँ आर दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन। सो वहां से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। कूलाम का जो नियम है, कूलाम का फोर्स जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे दूर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे मान लेते हैं ई। अब इस पॉइंट पी, इसे ओ माना है तो इसे पी मान लेते हैं। इस पॉइंट पी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। देखिए जो चीजें मैं बोल रहा हूं उन्हें आपको लैंग्वेज में प्योरना है। ठीक है, अगर लैंग्वेज में आप प्योर लिए अच्छे से, कुछ नहीं करना होता, बस स्टोरी बना के लिखनी होती है जो स्टोरी आप बोल रहे हैं। यहाँ से पास होता हुआ एक हम लोगों ने क्या किया, ये गॉसियन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस IGS, या इसी को मैं क्या बोलूंगा, काल्पनिक, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करना है। आपको लिखना है कि माना कोई पॉइंट ओ है जिस पर हमारा चार्ज रखा हुआ है Q, इससे r दूरी पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग पॉइंट P से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे, खींचेंगे और उसे खींच लेते हैं। आप काल्पनिक बोल देंगे, जो ये खींचा इसे काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ऐसे डायग्राम भी आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ से पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर DA वेक्टर ले लेते हैं कोई, सो इसके पास होता हुआ क्या हो जाएगा, ये DA वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और E वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या है, क्योंकि हमने जो ड्रा किया है ये मान लेते हैं कोई एक स्फीयर है। ठीक है, क्या ये स्फीयर है, स्फीयर ये गोला, आपका ये कोई गोला है। इस गोले से पास या पॉइंट से पास होता हुआ एक हमने इमेजिनरी गोला, इमेजिनरी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ से पास होता है इस पॉइंट से DA, जो हमने ये छोटू सा एलिमेंटल एरिया लिया है, ये छोटू सा एलिमेंटल एरिया, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, क्षेत्रफल अवयव। ये जो क्षेत्रफल अवयव है इससे पास होता हुआ फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जब फ्लक्स यहाँ से निकल आएगा तो उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो इससे पास होता हुआ फ्लक्स
एलिमेंटल एरिया से गुजरता हुआ फ्लक्स, ये कितना फ्लक्स पास कर रहा है। सो डी फाई, भाई छोटू सा एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटू सा ही निकल रहा होगा बहुत, तो उसे छोटू सा फ्लक्स शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी फाई लेना पड़ेगा। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये डॉट क्यों लगाया आपको समझ में आ गया होगा, डी डॉट लगाने की वजह, इसे यहाँ से राइट डाउन करेंगे, थोड़ी कलर चेंज कर ले रहे हैं। सो देखिए डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ई डॉट डी ए है, इनका डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, मॉड डी ए मॉड कॉस, इनके बीच का एंगल क्या है, जीरो, क्योंकि ये सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इनके थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए। अब इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अभी तक तो क्या किया था हमने, इस इतने से पास होता हुआ, इस छोटू से एरिया से पास होता हुआ फ्लक्स कैलकुलेट किया है। अब संपूर्ण काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से पास होता हुआ फ्लक्स यहां पर लिखिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरता हुआ फ्लक्स, या पास होने वाला फ्लक्स बोल सकते हैं, ठीक है। पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, फ्लो इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए, ये होगा आपका। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, वो क्या है, डी फाई क्या हो जाएगा, फाई टोटल हो जाएगा, फाई टोटल हो जाएगा, डी फाई क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फाई हो जाएगा। और देखिए ई क्या होगा, ई यहां पर जो हमारा स्फीयर होगा भैया, ये आर रेडियस है, स्फीयर होगा तो स्फीयर अगर सेम है तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगा। ई कांस्टेंट होगा यहाँ पर, अगर ई कांस्टेंट है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू यहाँ पर सिमेट्री होने की वजह से आपका जो फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, सेम होगा। किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से। स्पेयर तो आप जानते हैं स्पेयर की रेडियस क्या होती है, सेम होती है, तो इसकी वजह से ये सेम होगा और इसे हम इंटीग्रल के अंडर बाहर ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, डी ए। अब ये इंटीग्रेशन डी ए का जो इंटीग्रेशन होगा ये कहां से कहां तक होगा, 0 टू 2 पाई सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो संपूर्ण एरिया होता है उसका हमारे स्फीयर का वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस स्मॉल है तो आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई इक्वल टू 0 टू भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए आ जाएगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। और ये किसके बराबर है, फाई टोटल, फाई टोटल आपका किसके बराबर है, गॉस प्रमेय का यूज करना है ना, तो गॉस प्रमेय यहाँ पर यूज करेंगे, क्या है, एफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से ऐसे लिखना, बिकॉज जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज गॉस प्रमेय से, चूंकि गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से ये आ गया आपका। अब देखिए यहां से ये इसे क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के व्यंजक से हमें निकालना है फोर्स का व्यंजक। तो फोर्स का व्यंजक क्या होता है, फोर्स हम लोग जानते हैं F इक्वल टू ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, या क्यू नॉट इधर कर देते हैं, ठीक है। सो एफ इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा, 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ी से जगह निकाल लेते हैं, ठीक। सो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एफ इक्वल टू क्यू नॉट, यहाँ पर ही राइट डाउन कर लेते हैं, तो क्यू नॉट टाइम्स क्या आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो होता है कूलाम फोर्स, यही तो होता है आपका क्या, कूलाम फोर्स, या के, इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आउट राइट डाउन कर देता हूँ, इसे देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर,
ये क्या है आपका कूलाम फोर्स, यही क्या है कूलाम बल। हेंस प्रूव्ड, जो आपको प्रूव करना था वो आपका प्रूफ हो गया। ठीक, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, व्यंजक निकालना है। और ये एक बात और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, जो ये सारी चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम में जो लिंक गिवन है उसमें से टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी वायर की वजह से किसी दूरी आर दूरी पर जाकर के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक निकालना है। तो चलिए इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस के अनुप्रयोग। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। अब ये कोई मान लीजिए आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। कैसा लेंथ है इसका, इनफाइनाइट है। और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस 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 प्लस, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ या रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा हमने मान लिया है। इससे आर दूरी पर कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से इस साइड यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ थोड़ी और पास में निकालते हैं। यहाँ पर हमें आर दूरी पर इसके एक्सिस से, वायर के एक्सिस से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो होगा वो आपका कैसा होगा, यहाँ पर सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल ले लीजिए या क्यूबिक ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सब समझ रहे हैं। सिलेंड्रिकल या क्यूबिक आप कैसे भी ले सकते हैं। ये क्या है हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है आर। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दूंगा काल्पनिक गॉसियन, वन सेकेंड, काल्पनिक गॉसियन, ऊपर नहीं जाते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं गॉसियन रे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ये हो जाएगा आपका काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। अब देखिए इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ को आगे देखते हैं। देखिए अब ये आपने यहाँ पर ड्रा कर लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, इस एक्सिस से P पॉइंट है कोई, यहाँ P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटू सा एलिमेंट ले लीजिए DA, छोटू सा एलिमेंट। सो इसकी वजह से एरिया वेक्टर क्या होगा इधर का, ये DA इधर की तरफ ही होगा, और ये E एरिया वेक्टर इस रॉड के प्लस चार्ज की वजह से किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। सो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सो ये सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए इस छोटू से, ये जो हमारा एरिया है इतना छोटू सा, इस छोटू से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालते हैं। सो एलिमेंटल यानी क्षेत्रफल अवयव या एलिमेंटल, वन सेकेंड, क्षेत्रफल अवयव या एलिमेंटल एरिया से पास होने वाला, एरिया से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स डी फाई, छोटू सा फ्लक्स होगा। अगर छोटू सा एरिया है तो छोटू सा फ्लक्स होगा ऑब्वियसली। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये होगा। इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं पहले। सो इसे क्या लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू ई मॉड डी ए मॉड कॉस।
कॉस क्या होगा, 0 होगा, ये कॉस 0 होगा। 1 सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी कारीगरी देखना है, वो क्या है, ये जो हमारा लाइन है, वायर है, इस वायर की वजह से जो फील्ड है, फ्लक्स है, वो यहाँ से पास होगा, कुछ यहाँ से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और डीए की एरिया ये होगा, ये एरिया होगा आपका डीए। ठीक, यहाँ पर अगर एरिया लेते हैं तो इसकी वजह से ये दोनों देखेंगे आप 90 डिग्री पर रहेंगे। नीचे पर यहाँ पर सेम देखेंगे तो यहाँ पर डीए, मैं छोटू सा एरिया लेता हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी और एरिया वेक्टर ये रहेगा डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा यहाँ पर, इधर की तरफ, ये भी 90 पर है। तो इनका फ्लक्स मैं φ1 बोल दूं, अगर इसका फ्लक्स बोल दूं φ2 और इसका फ्लक्स बोल दूं φ3, तो यहाँ पर जो d φ3 है हमारा, वो क्या आ जाएगा, d φ3। अब ये φ1 और φ2 क्या होंगे, देखिए 0 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला रखा है E.DA cos 90 करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, और इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। सो हमारा फ्लक्स जो बचेगा वो सिंपल क्या बचेगा, इस वाली बाउंड्री से बचेगा, ऐसे इस वाली बाउंड्री से, इस वाली बाउंड्री से बचेगा। सो इस वाली बाउंड्री से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। समझ गए, क्लियर बता दिया। आप देखिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। सो यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन अब यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। सो ये डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना है, इस इतने एरिया से पास होने वाला है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो देखिए क्या आ जाएगा, अब संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला या पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई 3 इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर लिखिए बिकॉज, ऐसे लिख दिया करिए कॉस 0 इक्वल टू 1, ये लिखना मत भूला करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लिखते रहेंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि बच्चे को मालूम है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू ई, देखिए यहाँ पर ई सभी जगह क्या है, सेम होने वाला है। वजह क्या है सेम होने की, ड्यू टू सिमेट्री, सब समानता होने की वजह से सेम। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या होती है, 0.4 की वजह से के क्यू अपान आर, के कांस्टेंट, आर के क्यू, क्यू क्या है जो फिक्स चार्ज होगा वो, और आर क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। सो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई बाहर आ जाएगा, और ये एरिया कितना बचेगा 0 टू डी ए, ये एरिया कहाँ से 0 टू 2 पाई आर एल, ये माना जो लेंथ है इसकी ये एल है, ठीक है। चार्ज पॉइंट लेंथ हमने पहले लैम्डा मान रखा है। सो इससे इनक्लोज जो चार्ज होगा वो भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो देखिए निकाल लेते हैं, क्यू नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या होगी के, चलिए इसे निकाल लेते हैं, ई इंटू 2 पाई, इसका एरिया इंटीग्रल होगा, डायरेक्ट कर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन, 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से, गॉस, भैया गॉस का भी तो कुछ यूज करना है ना, गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम ऐसे लिख लिया करिए, गॉस प्रमेय से, ठीक, ये गॉस प्रमेय से आपका आ जाएगा। अब ये क्यू इन क्या है ये आपको देखना है। क्यू इन वो चार्ज है जो ये जो हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया है उससे जो इनक्लोज्ड है, ठीक है। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से जो इनक्लोज चार्ज है वो चार्ज है हमारा क्यू इन। अब देखिए कितना आएगा क्यू इन, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये थोड़ी से ध्यान देना है। सो यहाँ से देखिए क्यू इन निकाल लेते हैं, यहाँ पर इस साइड निकाल लेते हैं, क्यू इन क्या होगा, देखिए जो लैम्डा चार्ज पॉइंट डेंसिटी क्या होती है, चार्ज लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, चार्ज पॉइंट लेंथ, क्यू क्या है ये इन है, सो क्यू ये इन हो जाएगा, तो क्यू इन इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी ये लैम्डा एल। जो चार्ज इनक्लोज्ड है इस इमेजिनरी काल्पनिक गॉसियन सरफेस से वो क्या है लैम्डा एल। सो लैम्डा एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन की जगह क्या जी लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ठीक, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में यहाँ पर बहुत से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे और 1/4πε0 की जगह पर के लिख देंगे, तो वो भी आपका यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा, के क्यू 2KQ/R, ये भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये क्या, बिकॉज यहाँ पर लिखिए बिकॉज लैम्डा इक्वल टू के इक्वल टू 1/4πε0, इसलिए ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक, सो जो एक्सप्रेशन निकालना था वो निकल आया। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है मैं उन्हें बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ अगेन एक बार। क्या है वो मेन पॉइंट, ये है कि यहाँ पर देखना है आपको चार्ज इनक्लोज कितना है, एक इमेजिनरी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेना है। यहाँ पर जो इमेजिनरी गॉसियन पृष्ठ है हमारा वो एक बेलन है। ठीक है, क्या है ये, बेलन या सिलेंडर बोल सकते हैं, यहाँ पर सिलेंडर है। ठीक, सो इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायर्ड थी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। क्या है हमारी, देखिए क्या गिवन है हमें, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। सो देखिए ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार आया है ये, इसलिए गिवन है। ठीक, और डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकती हैं। ठीक है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक समित 2 बार वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस के नियम का क्या नियम जो आगे पहले मैंने बताया उसे आपको यहाँ पर एक बार रिपीट कर देना है। ठीक है, सो देखिए मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। इसकी वजह से जो हमारा आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए ये प्रॉब्लम की रख दी है। सो देखिए आइए यहाँ पर देखते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जरूर लिखना है। मैं कोई यहाँ पर चादर ड्रा कर ले रहा हूँ आपके लिए। ये हमारे पास कोई चादर है या प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये प्लेट कैसी है, इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ विड्थ ऐसे इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। आप ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे, देखिए मैं लैंग्वेज बता दे रहा हूँ लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। लैंग्वेज लिखना है, माना कोई हमारे पास एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट नहीं है, यहाँ पर चालक वर्ड नहीं यूज करना, कहना कि कोई हमारे पास प्लेट है, क्योंकि चालक जब दिया जाएगा तो अलग मैटर हो जाएगा, अभी आगे ही प्रॉब्लम आने वाली है। आप बोलेंगे कि हमारे पास कोई प्लेट है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट विस्तृत है, इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई की है, और मोटाई थिकनेस जो है वो नेग्लेजिबल मानेंगे, ऐसे बोलेंगे। और उस पर चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी अपने आप तरफ से दे दें सिग्मा कोई चार्ज डेंसिटी, और इसमें मानते हैं कि प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेट पर। इस टाइप से आप लैंग्वेज लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट का नाम दे दिया करिए। जैसे मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग इससे पास होता हुआ एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। सरफेस ड्रा में बेलन हो सकता है, क्यूब हो सकता है आपका। ठीक, सो वो क्यूब ड्रा कर लेंगे, और वो क्यूब से देखेंगे कितना हमारा फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और वहीं से फ्लक्स की गॉस थ्योरम जो है क्यू, ये फाई नेट इक्वल टू Q/ε0 का यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, सो देखिए यहाँ पर निकालना है, कोई P पॉइंट है हमारा, ये डिस्टेंस यहाँ से P पॉइंट के लिए क्या मान लेते हैं, कोई मानिए ना मानिए, डिस्टेंस पे कोई मैटर नहीं करता है, चलिए ठीक है ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं बीच में। ठीक है, ये इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर हमारा हो गया ऐसे। इस इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको, सिंपल प्रॉब्लम है। फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से आप जानते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, जो चार्ज है उससे दूरी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा P, और यहाँ पर कोई P' पॉइंट ले लेते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इसकी वजह से दूर की तरफ आ जाएगा E। ठीक, और ये जो एरिया है ये dA है, एरिया वेक्टर, और इसका भी एरिया वेक्टर क्या है, dA। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से पास होने वाला है ये है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं इसके सरफेस पर, यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर की तरफ होगा dA, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा E। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाला है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90। सो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसे φ1 बोल रहा हूँ, इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा उसे φ2 बोल रहा हूँ, और इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा उसे φ3 बोल रहा हूँ। ठीक, सो फाई नेट यहाँ पर हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब
ठीक है। आप इंटीग्रेशन यूज करिए या डायरेक्ट ऐसे, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। टोटल माना कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जो कि बेलन शेप में है, ठीक है। हम बेलन ले रहे हैं, बेलन बेलनाकार है, हिंदी थोड़ी सी यूज कर लेते हैं। बेलनाकार है, बेलन के शेप में है। उससे पास होने वाला फ्लक्स, पास होने वाला फ्लक्स, पास होने वाला फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक। सो फाई टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू, या डी फाई इक्वल टू डी लगा लीजिए, डी डी डी, ठीक है। इसे इंटीग्रल कर लेंगे, ठीक है। सो डी फाई वन देखिए इनके बीच के एंगल कितना है डी फाई वन के लिए, ये फाई वन बोला, सो इसे छोटू से एरिया से निकालने वाला डी ए है। सो इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डी ए। अब देखिए इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा इनका एरिया जो एंगल है सेम डायरेक्शन में, तो कॉस लिख नहीं रहा हूँ, कॉस 0, ठीक है। सो डायरेक्ट ई डी ए प्लस फाई 2 कितना है, ई डी ए प्लस फाई 3 कितना है, इनके बीच के एंगल 90 है तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर 0 पुट कर दे रहा हूँ, ये चीज यहाँ पर नोट रखिए आप। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, फाई टोटल इक्वल टू, ये देखिए ई जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ई बाहर निकाल लेते हैं, और ई बाहर के बाद अब क्या रहेगा, ई सेम क्यों रहेगा, इसका वजह क्या है, देखिए ये जो हम लोग ले रहे हैं छोटू सा बेलन ले रहे हैं, इस बेलन को जब इनफाइनाइट लेंथ है इसकी जब लेंथ इनफाइनाइट है तो कितना बड़ा बेलन लेना पड़ेगा आपको, आप इमेजिन करिए। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब बहुत बड़ा बेलन लेना पड़ेगा, और उस बहुत बड़े का क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन एरिया का, जब एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, प्लस ई, इसका ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर दूरी पर क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ से फाई टोटल इक्वल टू यहाँ पर राइट डाउन करते हैं हम लोग, फाई टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e a, ठीक है, यही तो हो जाएगा 2e a। अब ये जो फाई टोटल है हमारा किसके बराबर होगा, फाई टोटल होगा आपका इक्वल टू, डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ आपको, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस प्रमेय से, ऐसे लिखिए गॉस प्रमेय से, भैया यही तो है गॉस प्रमेय आपकी। फाई टोटल जो होता है कितना होता है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले प्रूव कर रखा है। अब यहाँ पर फाई फ्लक्स पहले निकाल लेते हैं, फिर उसे गॉस प्रमेय के लिए इक्वल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्यू इन क्या आ जाएगा, क्यू इन क्या होगा, ये जो हमने लिया है सिलेंडर, इससे जो इनक्लोज हमारा चार्ज है वो क्या होगा, इससे इनक्लोज चार्ज क्यू इन क्या निकलेगा, देखिए सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। सो टोटल एरिया क्या है ए, सो चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू इन क्या हो गया सिग्मा, इसे इधर क्यू इन बोल दीजिए। सो ये इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, ये चार्ज पर यूनिट एरिया। सो यहाँ से टोटल फाई टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू, सॉरी फाई टोटल हटा दिए हैं, अब इतना हमारे पास बचा नहीं है, दो इन्हें इक्वेट करना है। सो 2e a इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इन की जगह पे क्या आ जाएगा सिग्मा और a अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से e निकालना है तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यह किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर
नहीं करता, क्योंकि इस एक्सप्रेशन पे कोई दूरी है ही नहीं, दूरी वाला टर्म है क्या, नहीं है। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया किसके लिए, इनफाइनाइट चादर के लिए। ये चादर कैसी है, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये चादर, वर्ड ध्यान रखना है, कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है, कंडक्टिंग नहीं है, ठीक। सो ये नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखिएगा, यही हमारा एक्सप्रेशन है। लैंग्वेज कैसे लिखनी है, लैंग्वेज मैंने बता दिया है, जो इतिहास लिखना होता है बस, इसके पहले इतिहास क्या लिखना होता है, माना कोई इनफाइनाइट लेंथ की चादर है जिसकी लंबाई ये है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है हमने मान रखा है, और ये आर दूरी पर पी पॉइंट क्यू पॉइंट नाम दे दीजिए, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। फिर ऐसे ये मेन है मैथ, वो पूरी आपके सामने है, जो लैंग्वेज मैंने बोल दी है वो है। सो आप नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है, सूत्र का निगमन करना है। चलिए निगमन देखिए क्या गिवन है इसमें, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। सो देखिए पहले, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इस समय क्या है, कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग गिवन है, क्या है, सहायता से विस्तार की समतल आवेशित चालक, चालक वर्ड ध्यान रखिए, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक, ये चालक है। अगर कोई चालक प्लेट है तो इसके लिए कैसे सूत्र निकालते हैं वो देखिएगा। मानिए ये आपके पास कोई प्लेट है, ठीक, ये कंडक्टिंग चालक की प्लेट है। ये आपके पास कोई प्लेट है। अब देखिए, अब जैसे इस पे कोई चार्ज देंगे ना आप, तो एक चालक की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी अगर चार्ज उसे देते हैं आप, तो उसके तुरंत सरफेस पे जाके बैठता है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन अ सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, सरफेस पर बैठता है जाके। तो सरफेस पे बैठने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो क्यू इन होता है, यहाँ पर क्यू इन मीन्स इन साइड चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्यू इन जीरो होगा। कहाँ पर, सरफेस पे नहीं, अंदर, समझ रहे होंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं कोई मोटाई की, ऐसे मोटाई की ले रहा हूँ, जो चार्ज होगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बीच में जो है फ्री स्पेस रहेगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा आपका, ठीक। सो देखिए इसकी वजह से सेम जैसे हमने पहले निकाला था वही निकालते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से कोई चार्ज मान लेते हैं सिग्मा है, चार्ज हमने कोई सिग्मा चार्ज पॉइंट एरिया जो है सिग्मा दे रखा है इसे चार्ज, तो इसमें चार्ज जो बाहर की सरफेस पे आ जाएगा वो क्या होगा, ये होगा, और अंदर की सरफेस पे क्या होगा, जीरो होगा। सो यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और एरिया डी ए इधर रहेगा, ठीक। अब देखिए एरिया आपका इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। सो देखिए यहाँ अंदर वाली सरफेस पे अगर आप देखेंगे, कहाँ, ये मैं डिफरेंट कलर से इसलिए यूज कर रहा हूँ, अंदर वाली सरफेस पे देखेंगे तो एरिया इधर हो जाएगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ही नहीं, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर जीरो होगी ना, ठीक। अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई चांसेस नहीं है। अभी आप समझ नहीं पाएंगे, मैं इसे डिफरेंट मेथड से बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ये समझिए। यहाँ पर देखिए डी ए इक्वल टू, और इनके बीच का डी ए और ई के बीच का एरिया कितना है, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई देखे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर होंगे 90 पे होंगे, तो यहाँ पर फाई जो होगा हमारा, फाई फ्लक्स 2 बोल दें तो जीरो आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर फ्लक्स देख लेते हैं, सो कितना आ जाएगा फ्लक्स, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हम हरदम यूज कर रहे हैं। सो फाई टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई टोटल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इन क्यू, इनक्लोज क्यू कितना है, देखिए अभी निकाल रहे हैं, पहले फाई, ये फाई टोटल निकाल ले रहे हैं। फाई टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई वन प्लस फाई टू, ये वाला फाई टू बोल रहे हैं, ये वाला फाई वन, फाई थ्री, फाई वन, फाई थ्री ऑलरेडी, फाई टू जीरो है, फाई थ्री टू जीरो प्लस फाई थ्री। सो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा, देखिए
0, 5 कितना है ई, और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, इंटीग्रेशन जैसे पीछे किया था, +0 इक्वल टू 5 टोटल, 5 टोटल इक्वल टू कितना आ गया ई ए, और ये किसके बराबर होगा, 5 टोटल क्यू इन के बराबर होगा। सो इसे यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं, तो ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इन कितना होगा, क्यू इन की बात आप ये अंदर वाले चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो अंदर स्पेस एरिया होगा भाई, जो वॉल्यूम होता है मेटल का वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, अंदर का वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर यहाँ पर क्यू इनक्लोज, इससे इनक्लोज चार्ज जो हमारे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, IGS इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इससे इनक्लोज चार्ज कितना है, जो सिग्मा चार्ज पॉइंट डेंसिटी है, चार्ज पॉइंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन अपान ए। सो क्यू इन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। तो ये सिग्मा ए यूज कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, क्या आ जाएगा हमारा, ई ए इक्वल टू क्यू इन सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर जो किसी चालक की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ मैं, जो हमारा नॉन चालक नॉन कंडक्टर था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसका 2 टाइम्स आता है, 2 गुना आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये यहाँ पर मुझे ये मालूम है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसलिए दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, दूसरा मेथड ये है। देखिए मान लीजिए कि कोई चालक है, दूसरा मेथड, कोई चालक है, उस चालक पर चार्ज दिया आपने तो उसके बाहर की प्लेट्स पर चार्ज जाके बैठ जाता है। ठीक है, बाहर की प्लेट्स पर चार्ज जाके बैठ जाता है। अगर बाहर की प्लेट्स पर उसके चार्ज बैठता है तो आप इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर चार्ज है सिग्मा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर निकालना है किसी पी पॉइंट पर, तो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया, एक चार्ज सिंगल चार्ज की वजह से आपने निकाला था ना पीछे, देखिए ये जो आपने निकाल रखा है ये कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एक चादर की वजह से है। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही चीज, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ जाएगा, E1, इसे अगर आप 1 सरफेस बोल दें, इसे 2 बोल दें, तो E1 की वजह से क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से प्लस चार्ज है तो दूर की तरफ होगी, डायरेक्शन यही होगी, तो इसकी वजह से E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आप यूज कर सकते हैं, नेट इक्वल E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी ई नेट आपका यही आ जाएगा सेम। ठीक, ई नेट सेम आ जाएगा आपका। सो ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये मेथड भी यूज करिए। अभी तीसरा मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना ही आपको सफिशियंट है। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है। एक समान आवेशित चालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें स्थापित करना है, तो चलिए स्थापित कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अज्यूम करते हैं कोई गोला है, यही ले लेंगे, बूम अकेडमी का गोला ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बूम अकेडमी का गोला है, यही पूरा गोला मान ले रहे हैं। ठीक, अब इस बूम गोला मानिएगा आप, ये ना देखिएगा कि ये क्या पोटैटो बना हुआ है, ऐसे नहीं है, आप इसे गोला ही मान के चलिए। सो देखिए इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसमें कैसा है, ये हमें कैसा, एक आवेशित अचालक, अचालक का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टर, मीन्स अगर नॉन कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो वो वहीं पर रह जाता है। ठीक, वो जो पिछला अभी प्रॉब्लम किया था हमने, वो कंडक्टर के केस में होता है कि सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स करता है, सरफेस पे जाकर के बैठता है, लेकिन यहाँ पर अचालक के बारे में बात किया गया है। अचालक पे क्या होता है, जहां पर चार्ज देंगे वहीं पर चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक, हिले डुलेगा नहीं फिर वो। तो देखिए यहाँ से आर दूरी पर, अंदर ही अंदर आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना है उस पॉइंट से पास होता वो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को आईजीएस बोलते हैं। आईजीएस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन पृष्ठ। एक वर्ड और नीचे, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब इमेजिन किया है, ऐसा कोई पृष्ठ है नहीं, हमने अपनी तरफ से इमेजिन किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इमेजिनरी गॉसियन सर्फ, इस पृष्ठ ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर की तरफ, ये, इसके एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए। अब देखिए एरिया वेक्टर मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इसकी वजह से टोटल फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। सो फाई डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब देखिए अगर ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है हमारा स्फीयर ही रहेगा, स्फीयर रहेगा यानी गोला रहेगा, ठीक है, ये गोला रहेगा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इस गोले की वजह से, इस छोटू से एरिया की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, डी फ्लक्स निकाल लिया, डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है। अब इसे एरिया जो हमारा डी ए है, इस एरिया को पूरा करना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इसे पहले डी फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी मॉड डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी 1। सो डी फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ई डी ए, ये आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हटाया ना मैंने, ये ध्यान रखना। सो यहाँ से ये एलिमेंटल एरिया की वजह से है, कैसा है, एलिमेंटल एरिया की वजह से फ्लक्स, ठीक, एलिमेंटल एरिया की वजह से फ्लक्स क्या है, ये आ गया। अब संपूर्ण जो चार्ज है उसकी वजह से हमारा संपूर्ण इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू डी फाई, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ई डी ए, ठीक। सो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई, और ये डी, डी ए क्या है, डी ए देखना पड़ेगा आपको, डी ए ये जो हमारा स्फीयर है इसका पूरा एरिया हो जाएगा ना जब इंटीग्रेशन होगा। सो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये डी ए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। अब इसका 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ना, ये वाला आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर पुट करिए, यहाँ पर आज ये 5 पुट करते हैं। सो देखिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा ई 4 पाई, भाई 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आता है क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, प्रमेय थ्योरम से। कहाँ से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, ये कहाँ से आता है, गॉस प्रमेय से। तो देखिए इससे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी फाई नहीं, पूरा फाई वाला टर्म अब हट गया ना यहाँ से, तो इसे हटा देते हैं। अब हम उठाते हैं सिर्फ इतना पार्ट, तो क्यू इन यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्यू इन कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो यूज करेंगे, और रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, क्यू इन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू इन इक्वल टू या रो इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 सेकेंड। रो देखिए रो इक्वल टू क्या होगा, चार्ज क्यू इन, ये क्यू अपान चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज क्यू अपान 4 पाई, पर यूनिट एरिया नहीं होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा आपका चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ये है, तो इनक्लोज चार्ज इससे कितना होगा वो निकालना है। इनक्लोज चार्ज क्यू इन इक्वल टू कितना होगा, रो इनटू ये जो एरिया है, ये छोटू से जितना एरिया इनक्लोज है सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया वो वाला एरिया, सो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। चार्ज पर यूनिट डेंसिटी है ना, चार्ज पर यूनिट डेंसिटी है तो हमें वॉल्यूम से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चार्ज ई क्यू इन है जो वो निकाल आएगा। सो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो रो है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, रो इक्वल टू कितना है, क्यू,
रो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 क्यू अपान 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से क्यू आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 1 सेकेंड पाई पाई कैंसिल आउट हो गया 1 सेकेंड 4 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या चार्ज पॉइंट लेंथ एरिया आर क्यूब यहाँ पर आर है ये नहीं ध्यान दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ये आर क्यूब है। ठीक, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 सेकेंड इसे थोड़ी गड़बड़ लिख दिया ना, इसे हम ऐसे नहीं इसे देखिए Q ये नीचे ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करा दे 3 से 4/3 पाई आर क्यूब ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब यहाँ पर लेना पड़ेगा इसके साथ Q अपान 4 पाई Q अपान 3 आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम रो लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख देंगे रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ से देखिए रो क्या लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्या होता है चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो मैंने ये लिख दिया ऊपर। अब दोबारा से पहले हमने उसे खोला था फिर बाद में इसे राइट डाउन कर दिया। यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान रख सकें तो वो है डायरेक्शन ध्यान रखना है। जो ये आर होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है और जो ये पोजीशन वेक्टर होता है सेंटर से देखिए आर हमने क्या मान रखा था पोजीशन वेक्टर और जो आर की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर। ठीक, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें से प्रॉब्लम नहीं आ पाई है तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक छोटा सा वीडियो बना करके प्रॉब्लम्स का डाल दूंगा। ठीक, सो इस सबसे ज़्यादा बार जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो तो हैं आपके पास पर छोटे छोटे प्रॉब्लम 1-2 नंबर के जो आते हैं वो नहीं आ पाए हैं तो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो पे छोटा सा वीडियो बना करके एक डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक इन्फॉर्मेशन है इसे शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।